नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, महिला प्रजनन क्षमता और मासिक चक्र। हमारे पास कुछ श्रोताओं के भेजे हुए नोट्स और स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस जटिल विषय को थोड़ा आसानी से समझें। जी बिल्कुल, ये विषय ऐसा है जिसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार सही और पूरी जानकारी मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, वही। तो आज हमारा मकसद है कि इन बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं को साफ साफ समझें, लेकिन जो जरूरी डिटेल्स हैं उन्हें छोड़े बिना। कोशिश ये रहेगी कि ये बातचीत बोझिल ना हो, बल्कि दिलचस्प लगे। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। और हाँ, जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है, हम शुरुआत करेंगे बांझपन यानी इनफर्टिलिटी के प्रकारों पर एक छोटी सी नजर डालने से, क्योंकि ये समझना भी, आप जानते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य के पूरे सीन को समझने के लिए जरूरी है। सही बात है, ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो चलिए इनफर्टिलिटी या बांझपन की बात करते हैं। स्रोत में दो तरह की इनफर्टिलिटी का जिक्र है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं ये शब्द। हाँ, लगते हैं पर इनका मतलब समझना ज़रूरी है। देखिए, प्राइमरी या प्राथमिक बांझपन वो होता है जहाँ कोई महिला या कपल कोशिश कर रहा है पर गर्भधारण कभी हुआ ही नहीं। मतलब ये पहली बार गर्भधारण करने में मुश्किल आना है। अच्छा, यानी पहले कभी कोई प्रेगनेंसी हुई ही नहीं, कोशिश के बावजूद। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है सेकेंडरी या द्वितीयक बांझपन। ये उन लोगों में देखा जाता है जिन्होंने पहले मतलब अतीत में कम से कम एक बार गर्भधारण किया हो, चाहे वो प्रेगनेंसी पूरी हुई हो या नहीं। अच्छा, लेकिन अब उन्हें दोबारा कंसीव करने में मतलब गर्भधारण करने में दिक्कत आ रही है। तो सेकेंडरी बांझपन का मतलब हुआ कि वो पहले माता पिता बन चुके हैं या कम से कम एक बार प्रेगनेंसी हुई है, पर अब नहीं हो पा रही। हाँ, बिल्कुल। और ये अंतर जानना इसलिए ज़रूरी है, जैसा स्रोत भी बताते हैं, क्योंकि दोनों के कारण अलग-अलग हो सकते हैं। प्राइमरी के कारण शायद शुरू से मौजूद कोई समस्या हो और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी शायद बाद में हुई किसी चीज़, जैसे कोई इन्फेक्शन या सर्जरी या लाइफस्टाइल बदलाव की वजह से हो। ये तो वाकई अहम है। सही इलाज के लिए ये जानना जरूरी होगा कि दिक्कत प्राइमरी है या सेकेंडरी। एग्जैक्टली सही डायग्नोसिस के लिए ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो इनफर्टिलिटी की इस बेसिक समझ के बाद अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जो महिला प्रजनन क्षमता की, कह सकते हैं, धुरी है, मासिक धर्म चक्र। स्रोत इसे एक नियमित, मतलब एक साइकिल में चलने वाली जैविक प्रक्रिया बताता है, जो शरीर को हर महीने संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। जी हाँ, और ये सिर्फ पीरियड से कहीं ज़्यादा है। ये एक बहुत ही महीन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तालमेल है हार्मोन्स, अंडाशय और गर्भाशय के बीच। एक अद्भुत सिस्टम है ये। हाँ, है तो। स्रोत के मुताबिक इसे समझने के लिए हम इसे दो मुख्य हिस्सों या चरणों में बांट सकते हैं। पहला है फॉलिक्यूलर चरण और दूसरा है ल्यूटियल चरण। अगर हम एक औसत 28 दिन के चक्र की बात करें, तो पहला चरण करीब दिन 1 से 14 तक और दूसरा चरण दिन 15 से 28 तक माना जाता है। हाँ, ये एक सामान्य विभाजन है। तो चलिए पहले चरण पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, फॉलिक्यूलर चरण। ये चक्र के पहले दिन से शुरू होता है, यानी जिस दिन पीरियड शुरू होते हैं, और लगभग 14वें दिन मतलब ओव्यूलेशन तक चलता है। इसमें क्या क्या होता है असल में? देखिए, ये फॉलिकुलर चरण खुद में कई चीजें समेटे हुए हैं। जैसा आपने कहा, शुरुआत होती है मासिक धर्म या पीरियड से। इसे मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। ये वो टाइम है जब पिछली साइकिल में अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो गर्भाशय की जो अंदरूनी परत तैयार हुई थी वो टूटकर ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलती है। अच्छा, तो पीरियड्स दरअसल एक नए चक्र की शुरुआत है, अंत नहीं। ये बात कई लोग शायद नहीं जानते होंगे। बिल्कुल सही, ये नए चक्र का डे 1 होता है। और कमाल की बात यह है कि पीरियड्स के साथ साथ ही या कहें कि उसी दौरान इसी फॉलिकुलर चरण का एक और हिस्सा शुरू हो जाता है, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। प्रोलिफरेटिव, इसका मतलब? प्रोलिफरेटिव मतलब बढ़ना या फैलना। इस समय क्या होता है, दिमाग से निकलने वाले हार्मोन जैसे FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो अंडाशय को सिग्नल भेजते हैं कि भाई अब नए अंडे वाले फॉलिकल्स को बड़ा करना शुरू करो। अरे वाह! मतलब शरीर एक तरफ पुरानी तैयारी हटा रहा है पीरियड्स के जरिए, और साथ ही साथ अगली तैयारी भी शुरू। एकदम सही, बिल्कुल यही। कई फॉलिकल्स बढ़ने लगते हैं, पर आमतौर पर एक ही फॉलिकल होता है जो सबसे आगे निकल जाता है, डोमिनेंट बनता है और पूरी तरह मैच्योर होता है। और जैसे जैसे ये फॉलिकल्स बढ़ते हैं, वो एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनाते हैं। एस्ट्रोजन सुना है इसके बारे में? हाँ, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है और ये एस्ट्रोजन फिर गर्भाशय की अंदरूनी परत, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, हाँ, एंडोमेट्रियम। उसको सिग्नल देता है कि तुम फिर से मोटी होना शुरू हो जाओ, अपने अंदर खून की नलिकाएं बढ़ाओ। ये परत ऐसे तैयार होती है कि अगर आगे चलकर
अंडा फर्टिलाइज होकर यहाँ आए तो उसे चिपकने मतलब इम्प्लांट होने के लिए एक अच्छी गद्देदार जगह मिले। तो ये पूरा चरण हुआ एक तरह से निर्माण का चरण। अंडा भी बन रहा है और गर्भाशय की परत भी बन रही है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिस पर शोध खास जोर देता है। हम सुनते हैं ना कि साइकिल 28 दिन की होती है। हाँ, अक्सर यही सुनते हैं। पर असल में ये हर किसी के लिए अलग हो सकती है। किसी की 25 दिन, किसी की 30-32 दिन। तो शोध कहता है कि साइकिल की कुल लंबाई में ये जो फर्क आता है ना, हाँ, उसका मुख्य कारण ये फॉलिकुलर चरण की लंबाई में होने वाला फर्क है। अच्छा, ये तो बड़ी काम की बात है। मतलब पीरियड शुरू होने से लेकर ओव्यूलेशन यानी अंडा निकलने तक का जो टाइम है वो घट बढ़ सकता है। बिल्कुल, यही वो पीरियड है जो वेरिएबल होता है। पीरियड्स खत्म होने के बाद से ओव्यूलेशन तक का समय हर महिला में और कभी-कभी एक ही महिला के अलग-अलग साइकिल्स में भी थोड़ा बदल सकता है। तो फिर सिर्फ कैलेंडर देखकर ओव्यूलेशन का दिन पता लगाना तो मुश्किल होगा। हाँ, थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये पहला फेज फ्लेक्सिबल है। ये फॉलिकुलर चरण की लंबाई का बदलना एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जानना तो वाकई आंखें खोलने वाला है। मतलब साइकिल की लंबाई का ज्यादातर खेल इसी पहले हिस्से में है। तो ये फॉलिकुलर चरण जो तैयारी का है, लंबा या छोटा हो सकता है। इसके बाद क्या होता है? फिर आता है दूसरा मुख्य पड़ाव, ल्यूटियल चरण। ये लगभग 15वें दिन से शुरू होकर 28वें दिन तक। हाँ, जब फॉलिकुलर चरण के आखिर में ईस्ट्रोजन का लेवल काफी बढ़ जाता है तो वो एक और हार्मोन LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को तेजी से बढ़ाता है। इसे LH सर्ज कहते हैं। यही LH सर्ज ओव्यूलेशन करवाता है। मतलब जो पका हुआ अंडा है उसे फॉलिकल से बाहर निकालकर फैलोपियन ट्यूब में भेजता है। और जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ल्यूटियल चरण शुरू हो जाता है। तो ओव्यूलेशन इन दोनों चरणों के बीच का बॉर्डर हुआ एक तरह से। सही कहा। अब ओव्यूलेशन के बाद वो जो फॉलिकल था जिससे अंडा निकला, वो बेकार नहीं जाता। वो बदल जाता है एक नई चीज में, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम मतलब पीली बॉडी। ये एक अस्थायी ग्रंथि जैसा काम करता है और अब ये एक दूसरा जरूरी हार्मोन बनाना शुरू करता है, प्रोजेस्टेरॉन। थोड़ा ईस्ट्रोजन भी बनाता है, पर मेन प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन, इसका क्या रोल है इस फेज में? प्रोजेस्टेरॉन ल्यूटियल फेज का हीरो है। इसका काम है एंडोमेट्रियम को, जिसे ईस्ट्रोजन ने पहले ही मोटा कर दिया था, उसको और ज्यादा मैच्योर बनाना और ज्यादा ग्रहणशील बनाना। मतलब ऐसा बनाना कि वो फर्टिलाइज्ड अंडे को अपनाने के लिए तैयार हो। स्रोत बताता है कि प्रोजेस्टेरॉन के असर से एंडोमेट्रियम की ग्रंथियां ग्लाइकोजन नाम का पोषक तत्व निकालना शुरू कर देती हैं। ग्लाइकोजन, ये क्या होता है? ये एक तरह की शुगर है, ऊर्जा का स्रोत। तो ये परत अब सिर्फ मोटी नहीं बल्कि पोषण से भरपूर भी हो रही है। अच्छा, जैसे आने वाले मेहमान के लिए बिस्तर तो लगा ही दिया था ईस्ट्रोजन ने, अब प्रोजेस्टेरॉन खाने का इंतजाम भी कर रहा है। क्या बढ़िया कहा, बिल्कुल यही। इसे सेक्रेटरी चरण कहते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम पोषक तत्व स्रावित यानी सिक्रीट कर रही है। ये सब तैयारी इसलिए कि अगर अंडाणु और शुक्राणु मिल गए, फर्टिलाइजेशन हो गया और वो नन्हा भ्रूण कुछ दिन में गर्भाशय तक पहुंचा, हाँ, तो वो इस तैयार परत में आसानी से चिपक सके, इम्प्लांट हो सके और उसे शुरुआती दिनों में बढ़ने के लिए पोषण मिले। प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की मांसपेशियों को शांत भी रखता है ताकि वो सिकुड़कर भ्रूण को बाहर न फेंक दे। कमाल का कोऑर्डिनेशन है ये तो। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ज्यादातर साइकिल्स में तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। बिल्कुल, और यही होता है ज्यादातर। अगर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम को कोई सिग्नल नहीं मिलता कि उसकी जरूरत है। तो लगभग 10-12 दिन बाद वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, डीजेनरेट होने लगता है और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन बनाना बंद कर देता है। और जब ये हार्मोन्स गिरने लगते हैं तब क्या होता है? जैसे ही हार्मोन्स का सपोर्ट हटता है, एंडोमेट्रियम की वो मोटी परत खुद को मेंटेन नहीं कर पाती। उसमें जो खून की नसें थी वो सिकुड़ने लगती हैं। टिश्यू को ऑक्सीजन और पोषण मिलना बंद हो जाता है। स्रोत इसे इस्कीमिक चरण कहता है। इस्कीमिया मतलब खून का बहाव कम होना। अच्छा, इसके कारण एंडोमेट्रियम की परत टूटने लगती है और अगले कुछ दिनों में ब्लीडिंग के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। और इसी के साथ शुरू होता है अगला पीरियड, यानी एक नया साइकिल। तो ये चक्र ऐसे पूरा होता है, तैयारी, इंतजार और नतीजा न मिलने पर सफाई और फिर से तैयारी। लेकिन आपने फॉलिकुलर चरण के बारे में बताया था कि उसकी लंबाई बदल सकती है। क्या ल्यूटियल चरण के बारे में भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, और ये ल्यूटियल चरण की सबसे खास और कह सकते हैं फॉलिकुलर चरण से एकदम उल्टी बात है।
स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि ल्यूटियल चरण की जो अवधि है, मतलब ओव्यूलेशन से लेकर अगले पीरियड तक का समय, हाँ, वो आश्चर्यजनक रूप से स्थिर होती है, कंसिस्टेंट। स्थिर हाँ, मतलब वो नहीं बदलती? लगभग नहीं। ज्यादातर महिलाओं में, ज्यादातर साइकिल्स में ये पीरियड करीब 12 से 14 दिनों का ही होता है। फिक्स। अरे ये कैसे? मतलब अगर किसी की साइकिल 25 दिन की है या 35 दिन की, ओव्यूलेशन के बाद वाला ये फेज हमेशा करीब 2 हफ्ते का ही रहेगा। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। सारी वेरिएशन, सारी घटबढ़ पहले हिस्से में यानी फॉलिकुलर फेज में होती है। ओव्यूलेशन के बाद का जो ल्यूटियल फेज है वो लगभग फिक्स है, 12 से 14 दिन। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। इसका मतलब अगर किसी का फॉलिकुलर फेज 10 दिन का है तो साइकिल करीब 24 दिन 10+14 की होगी, और अगर फॉलिकुलर फेज 20 दिन का हुआ तो साइकिल करीब 34 दिन 20+14 की होगी। वाह! एग्जैक्टली। ये स्थिरता शायद इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉर्पस लूटियम की अपनी एक तय लाइफ होती है और शरीर को फर्टिलाइज्ड अंडे के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय को तैयार रखने और उस तैयारी को बनाए रखने के लिए एक निश्चित टाइम फ्रेम चाहिए होता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बनता हुआ भ्रूण एक हार्मोन HCG बनाता है जो कॉर्पस लूटियम को जिंदा रखता है ताकि वो प्रोजेस्टेरॉन बनाता रहे। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो HCG नहीं मिलता और कॉर्पस लूटियम का सिकुड़ना और पीरियड का आना लगभग तय समय पर होता है। तो ये जानना कि ल्यूटियल फेज की लंबाई फिक्स्ड है, ये तो ओव्यूलेशन का टाइम पता लगाने में या पीरियड कब आएगा ये जानने में भी मददगार हो सकता है। जैसे अगर किसी को पता है कि उसका ल्यूटियल फेज 14 दिन का है और वो ओव्यूलेशन का दिन ट्रैक कर ले तो पीरियड कब आएगा इसका काफी पक्का अंदाजा लगा सकती है। निश्चित रूप से ये प्रजनन स्वास्थ्य को समझने और ट्रैक करने में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये स्थिरता शरीर की अपनी एक अंदरूनी घड़ी जैसी है जो साइकिल के दूसरे हाफ को कंट्रोल करती है। तो कुल मिला के देखें तो ये मासिक धर्म चक्र एक 2 एक्ट का प्ले है। पहला एक्ट फॉलिकुलर तैयारी का जिसकी लंबाई बदल सकती है, और दूसरा एक्ट है ल्यूटियल परिणाम के इंतजार का जिसकी लंबाई लगभग तय है। और इन दोनों एक्ट्स को हार्मोन्स का एक पूरा ऑर्केस्ट्रा चलाता है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। ये समझना कि ये चरण कैसे काम करते हैं, हार्मोन्स क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम में क्या बदलाव आते हैं, ये सब जानना महिला स्वास्थ्य को समझने की चाबी है। चलिए तो फिर आज की इस गहरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु थे उन्हें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। हमने पहले बांझपन के 2 प्रकार समझे, प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ, जहाँ प्राइमरी में पहले गर्भधारण नहीं हुआ होता और सेकेंडरी में पहले हो चुका होता है। बिल्कुल। फिर हमने मासिक धर्म चक्र के 2 मुख्य चरण देखे। एक फॉलिकुलर चरण, ये पहला आधा हिस्सा है जिसमें पीरियड्स होते हैं और एंडोमेट्रियम दोबारा बनती है, और सबसे अहम बात इसकी लंबाई घट बढ़ सकती है और यही साइकिल की कुल लंबाई में फर्क लाती है। सही। और दूसरा ल्यूटियल चरण, ये ओव्यूलेशन के बाद का दूसरा आधा हिस्सा है। इसमें एंडोमेट्रियम पोषक तत्व बनाकर निषेचित अंडे के लिए तैयार होती है, और इसकी सबसे खास बात ये चरण की लंबाई लगभग फिक्स्ड होती है, करीब 12-14 दिन। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो हार्मोन गिरने से पीरियड आ जाते हैं। ये एकदम सही सारांश। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शायद श्रोता ये सोच सकते हैं कि अपने शरीर के इन साइकिल्स पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। मतलब स्रोत ये सीधे तौर पे तो नहीं कहता कि इस जानकारी का क्या करें, पर ये सोचने पर मजबूर करता है। जैसे क्या साइकिल की लंबाई में अचानक कोई बड़ा बदलाव आना या ल्यूटियल फेज का असामान्य रूप से छोटा या लंबा होना किसी अंदरूनी हेल्थ इशू का संकेत हो सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। मतलब अपने शरीर के पैटर्न को जानना शायद हमें हेल्थ के बारे में कुछ इशारे दे सकता है। बिल्कुल। ये जागरूकता हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा अलर्ट बना सकती है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है महिला प्रजनन क्षमता और मासिक धर्म चक्र पर ये चर्चा जानकारी भरी और दिलचस्प रही होगी। उम्मीद है। धन्यवाद।